दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं यार। और अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं समझा है तो आप जाओ यार, एक बार उसको समझ लो फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज दी स्टोरी ऑफ लाइटनिंग से। तो यहाँ पे आप सभी को समझाता है और कहता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। कि भाई ये हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम आपको लाइटनिंग को समझा दे चार्ज प्रोड्यूस रबिंग की हेल्प से। यहाँ पे यानी कि जो हम रब करके आपका चार्ज प्रोड्यूस करते हैं ना, हम उस प्रोसेस के जरिए आपकी लाइटनिंग को यहाँ पे नहीं समझा सकते। फिर कहते हैं यू लर्न इन क्लास 7th दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडर स्ट्रॉम द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉप्स मूव डाउनवर्ड। कि भाई आपने अपनी क्लास 7 के अंदर इस बात को तो यहाँ पे स्टडी किया था कि भाई जब कभी भी आपका थंडर स्ट्रॉम आता है, ठीक है, जब आपकी थोड़ी बिजलियाँ वगैरह कड़कना स्टार्ट होती हैं तो जो आपकी हवा होती है ना वो ऊपर की साइड मूव करती है, ऐसे ऐसे ऊपर की साइड वो आपकी मूवमेंट करती है। फिर आप सभी को बताता है जबकि जो आपकी पानी की बूंदें होती हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पे आती हैं। फिर बताता है दीज वाइग्रस मूवमेंट कोज सेपरेशन ऑफ चार्ज। और यही आपकी जो मूवमेंट होती है ना बहुत जल्दी जल्दी, आपकी जो हवा होती है वो फटाफट से ऊपर की तरफ भागती है, जो पानी है वो नीचे की तरफ आता है। तो आपकी जो मूवमेंट रहती है ना यही आपके चार्जेस को सेपरेशन में हेल्प करती है। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स नियर द लोअर एजेस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपका बादल होता है ना उसके ऊपर की साइड में तो आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन नीचे की साइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बताते हैं देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और यहाँ पे जो आपका ग्राउंड होता है ना माय फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। फिर इस वजह से यहाँ पे क्या सीन होता है, then the magnitude of the accumulated charge became very large. The air, which is normally a poor conductor of electricity, is not longer able to resist the airflow negative and the positive charge made producing streaks and bright light and sound. We see streaks as lightning. The process is called the electric discharge. और फिर माय फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि भाई जो आपके नेगेटिव चार्ज है आपको पता है कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, तो वो नीचे फटाफट से पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका भागता है। और जब ये भागता है तो माय फ्रेंड्स अपने साथ में एक लाइट को लेके भागता है और साथ में वो साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि आपकी बिजली प्रोड्यूस करती है जब वो कहीं गिरती है तो। और फिर माय फ्रेंड्स ऐसे इस तरीके से आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, लाइटनिंग हमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो आपके नीचे वाले बादल होते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो आपकी हवा होती है वो ऊपर की साइड में जाती है, जो पानी नीचे की साइड में आता है। और यहाँ पे जो वाइग्रेसलिन की रबिंग होती है ना उसकी वजह से चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो जाता है आपका। फिर माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, नीचे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे जो ज़मीन होती है ज़मीन के पास, और ऊपर आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों दूसरे को फटाफट से यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो जैसे ही भागता है तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है और साउंड भी प्रोड्यूस करता है। और उस प्रोसेस को माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बताता है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ओकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। कि भाई ये जो आपकी प्रोसेस होती है ना एक से ज़्यादा बादलों के साथ भी हो सकती है, उनके बीच में भी हो सकती है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड दी अर्थ, और आपकी क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकती है और आपके बादलों के बीच में भी हो सकती है। फिर कहता है टुडे वी नीड नॉट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड। कि भाई जैसे हमारे जो पूर्वज थे वो डरते थे बिजली से, लेकिन आज के टाइम पे हमें से इतना डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना, क्योंकि यार अब हम बेसिक फिनोमिना को इसके यहाँ पे जान चुके हैं। फिर कहते हैं साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे पड़े हैं इसको और डिटेल में और अच्छे से यहाँ पे समझने में। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर आपकी लाइटनिंग नीचे गिर जाती है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह को भी बहुत हार्म पहुँचाती है और वहाँ पे जो लाइफ होती है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इसलिए माय फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कुछ मेजर्स को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए जिसके से हम अपने आप को यहाँ पे बचा पाएँ अगर वहाँ पे कोई बिजली वगैरह गिरती है हमारे आसपास तो, ठीक है।
फिर कहता है लाइटनिंग सेफ्टी की हम कैसे यहाँ पे अपनी सेफ्टी को मेंटेन रख सकते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। तो भाई इस टाइम पे आपके लिए कोई ओपन जगह में रहना गाइस बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता। फिर बताता है हेयरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस, कि भाई यहाँ पे आपको किसी ऐसी सेफ प्लेस पे रहना चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा तेज आवाज़ ना सुनाई दे बिजली की, क्योंकि यार वो आपके कानों के लिए भी यहाँ पे हानिकारक हो सकती है। फिर बताता है आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। और मानो माय फ्रेंड्स यहाँ पे कोई बिजली वगैरह आपके आसपास गिरी है और आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप तभी निकलना जब आपकी वो बिजली गिरने के बाद थोड़ा टाइम यहाँ पे हो चुका हो, एकदम से बाहर मत जाना। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को आगे बताता है फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, कि भाई आपको एक यहाँ पे अपनी सेफ जगह को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। तो इस टाइम पे आपके लिए घर या फिर कोई बिल्डिंग एक सेफ प्लेस हो सकती है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग by a car or by bus you are safe inside the with windows and doors of the vehicle shut। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई अगर मानो आप किसी कार के अंदर बैठे हो, बस के अंदर बैठे हो, तो आप उसके अंदर बिल्कुल सेफ हो, मतलब कि आपके जो डोर्स वगैरह हैं वो सब क्लोज हैं, तो आपको कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। फिर आगे आप सभी को बताता है इस वाले टॉपिक के अंदर डू एंड डोंट डूज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, कि आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर यहाँ पे आपकी बिजली कड़क रही है आसमान के अंदर और बारिश हो रही है तो। फिर यहाँ पे आउटसाइड के अंदर बताता है ओपन व्हीकल्स लाइक दी मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। इसके लिए यहाँ पे जो आपकी ओपन व्हीकल्स होते हैं जैसे कि आपका ट्रैक्टर हो गया, बाइक हो गई, इन सभी में गाइस आपको बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करना है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। और यहाँ पे बताते हैं कि फिर जो आपकी एलिवेटेड जगह रहती हैं और आपके जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, आपके शेल्टर्स होते हैं जैसे कि किसी पार्क के अंदर कोई छोटी मोटी जगह लुकने की है, छिपने की है, तो माय फ्रेंड्स वो बिल्कुल भी गुड यहाँ पे नहीं रहती इस टाइम पे। फिर यहाँ पे बताता है कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। और माय फ्रेंड्स अगर आप थंडरस्टॉर्म के टाइम पे यहाँ पे अम्ब्रेला यानी कि आप छाता लेकर भी अगर बाहर जाते हो तो यार वो भी इतना सेफ यहाँ पे नहीं माना जाता। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्री। अगर आप यहाँ पे किसी जंगल के अंदर हैं तो आपको किसी छोटे पेड़ को ढूंढना है और छोटे पेड़ के नीचे ही आपको यहाँ पे खड़े होना है, किसी बड़े पेड़ के नीचे बिल्कुल मत खड़े होना। फिर यहाँ पे बताता है इफ़ नॉट शेल्टर इज़ अवेलेबल यू आर इन एन ओपन फील्ड स्टे फार अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रीज। अगर मानो आप बिल्कुल किसी ओपन एरिया में हो, वहाँ पे आसपास कोई आपका मतलब कि ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं और बिल्कुल ओपन एरिया माय फ्रेंड्स, आई मीन वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपके छिपने की जगह नहीं है, तो आपको सभी पेड़ों से काफ़ी दूरी बना के रखनी है। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और दी अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। और जो आपके पोल्स होते हैं या फिर कोई मेटल की चीज़ें होती हैं आपको उन सभी से यहाँ पे दूर रहना है। फिर कहता है डो नॉट लाई ऑन ग्राउंड instead squat low on the ground, place your hands on your knees with your head between the hands, this position will make you small टारगेट टू बी स्ट्रक। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आप सभी को बताते हैं कि भाई आप कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस वजह से माय फ्रेंड्स होगा क्या कि आप एक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट बन जाओगे जिसके ऊपर आपकी जो वो लाइट होती है उसको स्ट्रक करना इतना इजीली यहाँ पे नहीं होगा, उसको थोड़ी यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा एक्यूरेसी या फिर ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आपके ऊपर स्ट्रक करने में, ठीक है। तो कुछ अगर आप इस तरीके से भी यहाँ पे बैठ जाते हो तो भी आपके बचने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं इनसाइड द हाउस, कि अगर मानो आप घर के अंदर हैं तब आप क्या करेंगे, तब कैसे बचेंगे। फिर बताते हैं लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कोड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल वायर्स, कि भाई जो आपकी यहाँ पे ये लाइटनिंग होती है ये टेलीफोन की जो आपकी कोड्स होती हैं उनको स्ट्राइक कर सकती है, या फिर जो आपकी बिजली की तारें होती हैं, मेटल की पाइप होती हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक कर सकती हैं। फिर यहाँ पे बताता है ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। तो आपको इनसे बहुत दूर रहना है अगर बाहर आपकी जो है बिजली कड़क रही है तो। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कोडलेस फ़ोन्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस टाइम पे बहुत अच्छा रहता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर लो या फिर जिसमें आपकी कोई वायर वगैरह अटैच नहीं होती उस टाइप के फ़ोन्स को यूज़ कर लो। फिर यहाँ पे कहते हैं हावेवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग यूर फ़ोन थ्रू अ वायर फ़ोन। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई इस टाइम पे उस पर्सन को फ़ोन मिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता जिसके पास एक वायर वाला फ़ोन है जबकि आपके पास वायर वाला फ़ोन
नहीं है तो। फिर यहाँ पे बताता है बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। और यहाँ पे अगर भानो बाहर बारिश आ रही है और आपकी बिजली कड़क रही है तो आप अगर शावर लेने जा रहे हैं या फिर नहाने जा रहे हैं तो आपको उस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे आपका जो रनिंग पानी आएगा और अगर कोई बिजली वगैरह गिरती है तो फिर वो आपको भी यहाँ पे हार्म पहुँचा सकती है। फिर बताता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक द कंप्यूटर, टीवीज एटसेट्रा। अब जो आपके बिजली के उपकरण होते हैं जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, इनको आप सभी के जो प्लग रहते हैं उनको प्लग से आपको बाहर निकाल देना चाहिए। फिर कहता है इलेक्ट्रिक लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कोज एनी हार्म। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी लाइट्स होती हैं आप उनको बेशक से ऑन रख सकते हैं, वो कोई ज़्यादा आपके ऊपर हार्म नहीं पहुँचाएंगी। फिर माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लाइटनिंग कंडक्टर्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। कि भाई जो आपके लाइटनिंग कनेक्टर होता है ये कोई डिवाइस होता है आपका जो क्या करता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको बचाता है कि उनके ऊपर बिजली यहाँ पे ना गिरे। और कह रहा है कि अ मेटालिक रोड टोलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। कि भाई यहाँ पे होता क्या कि जब वो बिल्डिंग बनाई जाती है तो एक मेटालिक रोड होती है आपकी बहुत बड़ी, जो कि बिल्डिंग से भी बड़ी रहती है, वो दीवार के साथ में लगाई जाती है। One end of the road is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The road provide easy route for transfer of the electric charge to the ground. The metal columns used during the construction, electrical wires and the water pipes in the building also protect us from the extent, but डू नॉट टच दैम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी बिल्डिंग होती है बेसिकली उसके साथ में एक पाइप वगैरह वो लोग लगा देते हैं, उसको बिल्डिंग से थोड़ा ऊपर जाके ऐसे खड़ा कर देते हैं और नीचे ग्राउंड में उसको बहुत गहराई में जाके उसको गड़ा देती हैं। फिर अगर आपकी कोई बिजली वगैरह कड़कती है तो वो इसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे गिर जाती है और फिर वो सीधी आपकी नीचे चली जाती है ग्राउंड में, यानी कि बिल्डिंग पर ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाती। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप अगर बाहर बारिश आ रही है या फिर आपकी जो बारिश के साथ में अगर आपकी मतलब कि बिजली कड़क रही है तो आप किसी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को ना छुएं, ज़्यादा उनको मतलब कि उनके साथ में यूज़ ना करें। उसके बाद बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब हम जानने वाले हैं सेकंड फिनोमेना के बारे में जो कि आपका निकल के आता है अर्थक्वेक्स। ठीक, अब यहाँ पे कहते हैं यू जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन क्लास 7th यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। कि भाई यहाँ पे गाइज आपने अब थंडरस्टॉर्म के बारे में स्टडी कर लिया है, जो आपकी लाइटनिंग होती है उसके बारे में स्टडी कर लिया है, तो आपकी जो क्लास 7 थी ना माय फ्रेंड्स वहाँ पे आपने साइक्लोन्स के बारे में भी कुछ बातें स्टडी की थी। फिर कहते हैं दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कोज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये जो आपके नेचुरल फिनोमिना होते हैं बहुत नुकसान पहुँचाते हैं मानव जाति को भी और यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको भी। फिर यहाँ पे बताता है फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। कि भाई होता क्या है कि हम इनको पहले भी बता सकते हैं, कुछ एक्सटेंट तक हम मतलब कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपका ये चीज़ आज बारिश होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, आपका साइक्लोन आएगा। साइक्लोन की तो नहीं, लाइटनिंग की या फिर थंडरस्टॉर्म के बारे में हम बता सकती हैं। फिर कहते हैं दीज वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज। और यहाँ पे जो आपका थंडरस्टॉर्म होता है, साइक्लोन होता है, उनके बारे में हमें पहले कुछ टाइम पहले आखिर पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ आने वाली है या फिर नहीं आएगी। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it, so we get time to take measure to protect ourselves from the damage caused by this phenomena। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कोई थंडरस्टॉर्म आए यानी कि कोई तूफान आने से पहले बहुत बड़ा लाइटनिंग है, साइक्लोन्स हैं और वहाँ पे आपका अगर कुछ ऐसा सीन हो रहा है तो हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कर सकता है, तो हम पहले ही अपने आप को बचाने के लिए कुछ मेजर्स को वहाँ पे टेक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी ये देखो यार, ये आपको वो दिखा रखा है कि हम ऐसे लगाते हैं ऊपर लाइटनिंग कनेक्टर को और फिर सीधा उसको जाके हम ज़मीन में गाड़ देते हैं ऐसे। फिर आप सभी को आगे बताता है देयर इज़ हावेवर वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, इट इज़ अ अर्थक्वेक, इट कैन कोज डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है और बताता है कि भाई हमारा जो साइक्लोन हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, लाइटनिंग हो गया, इनके बारे में तो हम कुछ पहले बता भी देते हैं कि भाई आपका ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन माय फ्रेंड्स जो आपका भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, उसके बारे में पता लगाने के लिए अभी तक भी हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है जो हमें बता सके कि भाई आपका अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है अ मेजर अर्थक्वेक ओकर इन इंडिया ऑन
8 अक्टूबर 2005 इन यूरी एंड दी तंगधार डाउन्स इन दी नॉर्थ कश्मीर। कि भाई आपका जो सबसे अब तक बड़ा अर्थक्वेक हमारे इंडिया के अंदर आया है वो आपका 8 अक्टूबर 2005 को आया था यूरी के अंदर, और आपका तंगधार टाउन के अंदर आया था जो कि आपका नॉर्थ कश्मीर में जाके पड़ता है। फिर बताता है बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक ओकर ऑन 26 जनवरी 2001 इन दी भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। और इससे पहले आपका एक जो बड़ा अर्थक्वेक आया था वो आया था आपका 26 जनवरी 2001 को आपके जो गुजरात है उसकी भुज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब माय फ्रेंड्स हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 15.1। तो यहाँ पे कहते हैं आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी caused by these earthquakes. Collect a few pictures showing the damage caused by these earthquakes from newspaper and magazines of those days. Prepare a short report on the suffering of people during after the earthquake. What is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do to minimize its effect? These are some of the questions which we shall discuss below. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को एक्टिविटी के अंदर बताते हैं कि भाई आपके घर में आपके पेरेंट्स हो गए, आप उनसे बात करो, पूछो कि भाई जब अर्थक्वेक आता है तो कितना लॉस होता है प्रॉपर्टी को और कितना लॉस होता है ह्यूमंस को। आपकी जो मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर होती हैं, उनके अंदर से आप फोटो कलेक्ट करने की कोशिश करो आपकी अर्थक्वेक के बाद क्या होता है लोगों के साथ में, जब अर्थक्वेक आता है तब क्या होता है, लोगों को कैसी प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। ठीक है, और माय फ्रेंड्स अब आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर वो हम स्टडी करेंगे कि भाई आपका अर्थक्वेक कैसे क्या होता है, कैसे आता है, उसके बाद इसके जो आपके इफेक्ट होते हैं वो क्या इफेक्ट रहते हैं, और ऐसे जो आपके क्वेश्चन आपके माइंड में भी उठ रहे हैं हम उन सभी के यहाँ पे आंसर करने वाले। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि कहता है व्हाट इज एन अर्थक्वेक। यहाँ पे कहता है एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कि भाई आखिर आपका जो अर्थक्वेक होता है ना वो क्या होता है, आपकी जो अर्थ की सरफेस होती है वो यार गाइज आपकी हिलती है, शेक होती है एकदम से, और आपकी कुछ छोटे से टाइम के लिए होती है। इट इज़ कोज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि जो आपकी अर्थ के अंदर जो आपकी अर्थ क्रस्ट रहती है बहुत डीप के अंदर, वहाँ पे आपकी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक यहाँ पे होता है। फिर बताते हैं अर्थक्वेक्स ओकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। और यहाँ पे जो आपके अर्थक्वेक होते हैं ना माय फ्रेंड्स, ये आपके हर टाइम होते रहते हैं कहीं ना कहीं आपकी अर्थ पे। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, और कुछ तो इतने छोटे होते हैं जिनको हम नोटिस ही नहीं कर पाते। फिर बताता है मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं ना, जो थोड़े लंबे टाइम तक आते हैं वो आपके मतलब कि बहुत लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। दे कैन कोज इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिज, डैमेज एंड पीपल, डैम्स एंड पीपल। और आपके जो मतलब कि बहुत खतरनाक और बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं वो आपकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके जो पुल बनते हैं बड़े बड़े उनको ख़राब कर सकते हैं, और आपके जो बांध बनते हैं उनको तोड़ सकते हैं, और लोगों के ऊपर भी बहुत सारा नुकसान यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। फिर बताता है देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इस वजह से माय फ्रेंड्स ये आपका बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं, प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। फिर यहाँ पे बताता है उसके बाद में अर्थक्वेक्स कैन कोज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड टी सुनामी। और जो आपके अर्थक्वेक होते हैं इनकी वजह से माय फ्रेंड्स आपकी बाढ़ भी आ सकती है, आपकी जो भूमि है वो भी खिसक सकती है, और जो आपकी टी सुनामी माय फ्रेंड्स आपने स्टडी किया था पीछे वाली क्लासेस के अंदर वो भी आपकी आ सकती है। फिर बताता है अब मेजर टी सुनामी ओकर इन इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004। कि भाई सबसे जो आपकी अब तक खतरनाक वाली टी सुनामी आई है वो आपकी 26 दिसंबर को यहाँ पे आई थी 2004 के अंदर। ठीक है, फिर कहता है ऑल दी कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो जो आपके यहाँ पे जो समुद्र के आसपास का एरिया होता है ना उसको इस वजह से माय फ्रेंड बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो जाता है। अब ये देखो ये पिक्चर आपको दिखा रखी है यहाँ पे जो आपका कश्मीर के अंदर भूकंप आया था उसने कैसे यहाँ पे बिल्डिंग्स को गिरा दिया, क्योंकि जो आपका भूकंप आता है उसको पता है कि आपने सारी ज़मीन ऐसे हिलने लगती है। फिर यहाँ पे आप सभी को आगे बताता है टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन इंडिया। कि भाई आप एक काम करो, इंडिया का मैप लो और उसमें हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट है आप उसको लोकेट करने की कोशिश करो, और जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है एक बार आप उसको भी लोकेट करो। अब माय फ्रेंड्स आपको जो मैप होगा ना वो कुछ ऐसे होगा, ऊपर तो आपका इंडिया रहेगा ही ऐसे, लेकिन मैं नीचे की पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये होती है माय फ्रेंड्स आपकी ईस्ट वाली कोस्ट, और यहाँ पे आपका होगा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ठीक है, अब मैंने आपको ये जस्ट हिंट देने के लिए बताया, बाकी आप अपने मैप को ओपन करो उसके अंदर अच्छे से इस बात को देखो। ठीक है, फिर कहते हैं मार्क
अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज। और जो भाई आपके इंडिया के आसपास की कंट्रीज़ हैं, आप उनको भी एक बार देख लो और देखो कि भाई उनके ऊपर भी आपको कहाँ लगता है कि डैमेज आ चुका होगा या फिर आया होगा। कोलेक्ट accounts of the devastation caused by the tea tsunami in India from your parents or the other elders in the family or in the neighborhood। और फिर जो आपकी ये जो टी सुनामी माय फ्रेंड्स आई थी ना, इसने क्या यहाँ पे डैमेज किया उसके बारे में आप एक बार समझने और जानने की कोशिश करो अपने जो पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके घर में बड़े रहते हैं या फिर आपके आस पड़ोस में रहते हैं उनसे। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक, कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपके भूकंप को यहाँ पे लेके आती है और किस वजह से आपका भूकंप यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे बताता है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट अर्थ इज बैलेंस ऑन द हॉर्न ऑफ अ बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट्स इट टू द अदर हॉर्न ऑन द अर्थक्वेक टेक प्लेस। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे एक बच्चा अपनी स्टोरी बता रहा है कि भाई जो हमारी अर्थ है ना वो एक बोल है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका सांड होता है ना उसके वो एक सींग के ऊपर यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे को उसकी दादी ने एक कहानी बताई है और ये बता रही है कि भाई आपका जो भूकंप है वो क्यों आता है। तो ऐसी ऐसी कहानी माय फ्रेंड्स बहुत सारी होती हैं, आपने भी सुनी होगी। फिर बताते हैं कि भाई जब एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर वो बैल इसको उछालता है बोल को, जब वो दूसरे सींग पे चली जाती है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे भूकंप आता है। तो अब आप एक बात बताओ, आपको कहाँ तक ये सच लगती है माई फ्रेंड्स? ये सच हो सकती है या फिर नहीं हो सकती? आप एक बार सोचो इस बारे में, आपको क्या लगता है? मेरे को तो आंसर पता है, आप कमेंट करके भी बता सकती हैं बाकी। फिर यहाँ पे आगे बताता है इन एंशिएंट टाइम, कि भाई पुराने टाइम के अंदर पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक, कि भाई पुराने टाइम के अंदर लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था कि भाई आपका जो भूकंप है वो क्यों आता है। फिर बताते हैं देयर आइडियाज़ वर देयर फॉर एक्सप्रेस्ड इन द मिथिकल स्टोरीज सच एज वन टोल्ड बाय द बोजो ग्रैंड मदर। सिमिलरली मिथ्स वर प्रेवलेंट इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई जब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि भाई आपका क्यों आता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने धर्म या फिर अपनी अपनी भाषा के उसमें इसकी अलग अलग कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। और आज भी वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इसको लेकर अलग अलग कहानियाँ आपको सुनने को मिल जाएंगी। फिर बताता है व्हाट कुड कोज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। अब आप ये तो जानते हैं कि भाई जो आपकी अर्थ होती है उसके अंदर कहीं यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक हमें यहाँ पे सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपकी अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस करती हैं? तो फिर यहाँ पे आप सभी को कहते हैं नाउ we know that a tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो भी कुछ यहाँ पे होता है वो आपकी जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं वहाँ पे होता है माय फ्रेंड्स। बाकी आपको ये शो भी कर रखी है आपकी फिगर 15.9 के अंदर, ठीक है। तो ये रहती है माय फ्रेंड्स आपकी अर्थ क्रस्ट, ये जो आपकी आउटर वाली रहती है, ठीक है। तो चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। फिर यहाँ पे आप सभी को कहते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस, इट इज़ अ फ्रेगमेंटेड, कि भाई जो आपके अर्थ का सबसे ये आउट वाला पार्ट रहता है ये भी आपका फ्रेगमेंटेड होता है, यानी कि डिवाइडेड होता है। आप इसको पूरा एक पार्ट मत समझना। ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड अ प्लेट। तो हम हर एक फ्रेगमेंट को यहाँ पे प्लेट बोल देते हैं, जो कि आपको इसके अंदर फिगर के अंदर यहाँ पे शो भी कर रखा है। आई मीन फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पे यही बात बताना चाहते हैं कि भाई देखो ये आपकी अर्थ हो गई, इसकी ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, इसको हमने कह दिया क्रस्ट। आपका क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्रस्ट लगा लो आप, ठीक है। फिर जो ये आपकी क्रस्ट है ये भी ऐसे डिवाइड, यहाँ से लेके यहाँ तक मानो कोई एक क्रस्ट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मानो कोई दूसरी क्रस्ट है, ऐसे। और फिर ये आपके से जॉइंट हो रखे हैं। मे बी आपको ये बात क्लियर ना हुई हो बट मैं एक बार इसको बना के बताता हूँ। देखो ऐसे ऐसे लगा लो आप, लेकिन ये ऊपर से बिल्कुल आपकी हमें समतल दिखाई देती है, लेकिन नीचे से ऐसा होता है क्योंकि ऊपर आपकी मिट्टी वगैरह यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है माय फ्रेंड्स। ये देखो कुछ ऐसे आपकी प्लेट्स डिवाइड होती हैं। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को आपको शो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लियरली शो कर सकता हूँ। देखो मानो आपका अरबिया हो गया, इसकी पूरी आपकी एक प्लेट बन गई और फिर आपकी ये प्लेट बन गई आगे। तो ऐसे कुछ सीन दिखा रखा है आपको, ये जूम करके देखो। उसके बाद ये देखो माय फ्रेंड साउथ अफ्रीका की आपकी पूरी एक प्लेट है। तो ऐसे ऐसे आपकी प्लेट्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। अब ये देखो आपके साउथ अमेरिका की प्लेट हो गई। ऐसे माय फ्रेंड्स आपकी कुछ प्लेट्स यहाँ पे बन जाती हैं, ठीक है। अब मे भी आपको कुछ बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। फिर कहते हैं दीज प्लेट्स आर इन द कॉन्टिन्यूअल मोशन। और ये जो माय फ्रेंड्स आपकी प्लेट्स होती हैं हमेशा मोशन के अंदर रहती हैं। मैं काम करता हूँ इसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए एक चीज़ करता हूँ। देखो माय फ्रेंड्स ऐसा कुछ सीन होता है। अब मानो यार ये आपका कोई टब है, ठीक है, इसके अंदर आपने पानी डाल रखा है। ये लो सर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है।
फिर आप सभी को बताता है कि भाई यहाँ पे क्या सीन है, इसके ऊपर आपकी कुछ प्लेट्स रहती हैं ऐसे। आइए आपको समझ में, 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। ये देखो ऐसी कुछ आपकी प्लेट्स यहाँ पे हो गई, पानी के जो ऊपर तैर रही हैं आपकी, ठीक है। फिर होता क्या माय फ्रेंड्स, आपकी जो ये प्लेट्स होती हैं, कभी ये इधर मूवमेंट करती है, कभी उधर मूवमेंट करती है, कभी इधर कभी उधर। तो फिर क्या होंगे, कभी ये टकराएंगी आपकी, कभी दूर जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ सीन तो आपका यहाँ पे होगा। तो यही कुछ माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जो हमारी अर्थ की ऊपर की सरफेस रहती है, यहाँ पे आपकी प्लेट्स होती हैं। यही मैं आपको यहाँ पे बना के बताना चाहता था, ठीक है। नीचे से सभी आपकी एक है, लेकिन ऊपर से आपकी प्लेट्स होती हैं। और फिर वो जो प्लेट्स होती हैं वो कुछ ऐसे बन जाती हैं। और ये फिर ये प्लेट्स आपकी होती हैं ना, जो ये आपकी मूवमेंट करती हैं, कभी इधर कभी उधर। कभी मानो ये वाली प्लेट आपकी इससे टकरा गई, ये वाली इससे टकरा गई माय फ्रेंड्स। तो ये आपका सीन यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सभी को आगे बताता है, और अ प्लेट अंडर अनदर ड्यू टू द कोलिजन। और फिर क्या होता है माय फ्रेंड्स, मानो यार ये जो आपकी प्लेट है और ये जो आपकी प्लेट है, ये आपकी मानो आप भारी वाली प्लेट है, ठीक है। ये आपकी थोड़ी हल्की वाली है, दोनों एकदम से ऐसे टकराएंगी आपकी एक दूसरे से। तो क्या होगा, जो आपकी भारी वाली है वो ऐसे नीचे घुस जाएगी, और जो आपकी ऊपर वाली प्लेट है वो इसके ऐसे ऊपर आ जाएगी। अब ये एकदम से ऐसे टकराई हैं और बहुत स्पीड में टकराई हैं, तो जो आपकी भारी होगी वही तो नीचे जाएगी, और जो आपकी लाइटर होगी वो ऊपर जाएगी। तो ये कुछ सीन माय फ्रेंड्स आपको यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे बताता है दे कोज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। और इसी की वजह से क्या होता है, आपकी जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है। अब आप खुद ही देखो ना, एक प्लेट आपकी ये है और एक ये है, ये इधर से फुल स्पीड में भाग के आ रही है, इधर से आ रही है। अब ये आपकी भारी है तो नीचे जाएगी, ये आपकी हल्की है तो ये ऊपर आएगी। अगर ये भारी है तो फिर ये नीचे जाएगी, ठीक है। और जैसे नीचे जाएगी तो आप एक बात देखो यार, ये इतनी ऊपर आ चुकी है और ये इतनी नीचे ऐसे जा चुकी है, तो जो आपका अंदर का पार्ट होगा यहाँ पे क्या डिस्टर्बेंस नहीं होगी? तो जी हाँ सर, यहाँ पे डिस्टर्बेंस पक्का होगी, आप इस बात को समझो। फिर यहाँ पे कहते हैं इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि भाई यही आपकी जो डिस्टर्बेंस होती है ना माय फ्रेंड्स, यही आपकी क्या कोज करती है, अर्थक्वेक करती है हमारी अर्थ की सरफेस पे। बाकी आप एक चीज़ देखो, आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है। अब ये आपकी जो हैवी वाली थी वो नीचे चली गई। 1 मिनट कलर चेंज करते हैं, कौन सा लूँ, ब्लू लेता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे आपकी नीचे जा रही है, और ये आपकी देखो ऊपर। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है माय फ्रेंड्स, ये देखो। और यहाँ पे एरो की हेल्प से आपको शो भी कर रखा है और लिखा हुआ है कोलिजन। और ऐसे ही माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, आपकी ये वाली प्लेट इधर खिसक गई और एक वाली प्लेट इधर खिसक गई। ये देखो इधर वाली यहाँ पे आपकी इधर खिसक गई। तो अब यहाँ पे भी आपका क्या होगा, अर्थक्वेक, भूकंप होगा। और ये प्लेट्स आपकी कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी। अब देखो माय फ्रेंड्स, ये प्लेट आपकी थोड़ी सी मानो ऊपर खिसक गई, ये नीचे आ गई। कुछ भी हो सकता है, मे भी आप इस बात को लेकिन समझ रही है थोड़ा थोड़ा, मेरे को लग रहा है पक्का। फिर यहाँ पे आगे आप सभी को कहते हैं इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट व्हेन वेयर द नेक्स्ट वन स्टिल स्ट्राइक। कि भाई अगर यहाँ पे साइंटिस्ट को अर्थक्वेक्स के बारे में और ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिल जाए, तो इसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं कि भाई कहाँ कब कब अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। फिर बताता है although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur। कि भाई अर्थक्वेक के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो यहाँ पे मिल चुके हैं। देखो मैंने आप सभी को भी काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बताई ना, लेकिन तब भी हम ये नहीं बता पाते कि भाई आपका जो नेक्स्ट अर्थक्वेक है वो कहाँ पे आएगा। फिर बताता है आई रीड समवेयर दैट अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन कुड ऑल्सो कोज ट्रेमरस। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई एक बच्चे ने स्टडी किया है कि भाई जो आपका अंडरग्राउंड के अंदर एक्सप्लोजन्स होते हैं, आई मीन कि जो आपका लावा वगैरह होता है, उसकी वजह से भी काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, आई मीन काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बाकी यहाँ पे उसके बारे में काफ़ी कम नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। और कहते हैं टर्मरस ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट। कि भाई ये चीज़ें आपकी तब होती हैं जब कोई आपका जो ज्वालामुखी होता है ना वो फटता है, इरप्ट होता है। और अब मीटियोर्स हिट द अर्थ। और क्या होता है, चाहे आपका जो मीटियोर होता है ना, आई मीन टूटता हुआ जो तारा जिसको भी आप कहते हो, वो आके हमारी अर्थ सरफेस पे टकराता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। आपने इसको भी देखा होगा माय फ्रेंड्स। तो यार वो भी आपका यहाँ पे टर्मर्स करता है, ठीक है। फिर आप सभी को आगे बताता है हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट। या फिर जो आपका न्यूक्लियर का जो आपका बॉम्ब होता है उसको जब हम अंडरग्राउंड एक बार
टेस्ट करके देखते हैं तब आपका होता है। फिर बताते हैं हावेवर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कोज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, कि भाई लेकिन तब भी हम आपको ये बात बता देते हैं कि भाई जो ज़्यादातर आपकी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आते हैं वो अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही आते हैं। फिर कहते हैं सिंस अर्थक्वेक आर कैरिड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर ऑल्सो लाइकली टू ओकर, कि भाई आपको ये तो पता लग चुका है कि जो आपकी प्लेट्स होती हैं, मानो ये प्लेट है, ये प्लेट है, अब ये दोनों प्लेट आपकी अप या डाउन जाएंगी तो यार आपका अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, आपकी प्लेट मूवमेंट हुई तो आपका अर्थक्वेक आएगा। तो ये जो इनका ये वाला जोन रहता है ना, जहाँ पे दोनों प्लेट्स आपकी जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पे संभावना ज़्यादा रहती है आपके अर्थक्वेक आने, क्योंकि माय फ्रेंड्स यहीं से जो तो आपका मतलब कि जब मूवमेंट करेंगी, आई मीन ये दोनों चीज़ें ऐसे जॉइंट्स ही हैं और ये मूवमेंट करेंगे ऊपर नीचे, तो सबसे ज़्यादा जो आपके अर्थक्वेक होने के चांस होते हैं वो इनके बीच में होते हैं। फिर कहते हैं, और उसको वीक जोन भी बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं दी वीक जोन आर ऑल्सो नोन एज द सिस्मिक और फॉल्ट जोन, कि भाई इस वीक जोन को हम सिस्मिक और फॉल्ट जोन भी यहाँ पे कह देते हैं। फिर कहते हैं इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर द कश्मीर, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल हिमालयाज एंड द वोल नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गंगेटिक प्लेन, सम एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, कि भाई अगर हम आपको इंडिया के बारे में बताएं तो यहाँ पे कुछ एरिया आपके हैं, जैसे कि भाई कश्मीर हो गया, आपका वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हो गया, फिर आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया माय फ्रेंड्स, फिर आपका रन ऑफ कच्छ हो गया राजस्थान के अंदर, और आपके जो कुछ इंडो गंगेटिक प्लेन भी यहाँ पे हैं वो सभी आपके डेंजर जोन में यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके भूकंप आने के चांसेस हैं। बाकी इसकी पिक्चर आपको यहाँ पे शो भी कर रखी है कि भाई आपका माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, ये आपका गंगेटिक प्लेन हो गया माय फ्रेंड्स, ये आपका यूरेशिया प्लेट हो गई, और यह हो गया आपका तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कहते हैं दी पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ मैग्नीट्यूड, कि भाई जो आपके अर्थक्वेक की पावर होती है हम उसको मैग्नीट्यूड के अंदर यहाँ पे मापते हैं। ऑन अ स्केल दी रिच्टर स्केल, जिस स्केल के ऊपर हम मापते हैं उसको हम यहाँ पे बोलते हैं रिच्टर स्केल। फिर कहते हैं रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड्स हायर देन 7 ऑन द रिच्टर स्केल, बोथ भूजू एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैज़ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपके काफ़ी खतरनाक वाले अर्थक्वेक होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो 7 से ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जो आपका भूजू के अंदर या फिर कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक आया है उनका 7.5 से ऊपर था। ठीक है, बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स अब आपको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिर कहते हैं द टर्मरस प्रोड्यूस वेव ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, देज आर कॉल्ड द सिस्मिक वेव्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके टर्मरस आते हैं ये क्या करते हैं कि जो आपकी अर्थ की सरफेस रहती है इसके ऊपर वेव ऐसे चली जाती है। फिर अब मानो आपका भूकंप आया तो वेव तो ऐसे जाएगी ना, फिर जो आपकी वेव जाती है उसको माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिस्मिक वेव बोल देते हैं। फिर बताता है दी वेव आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, और फिर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ नाम का जो कि इन वेव्स को यहाँ पे रीड कर लेता है, स्टडी कर लेता है। फिर कहता है द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रोड ऑन अप और अ पेंडुलम, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ये आपका एक वाइब्रेटिंग रोड रहती है और एक पेंडुलम टाइप का रहता है, विच स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स ओकर, और ये आपका वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है जब आपके टर्मर्स ओकर करते हैं। अब पेन इज अटैच टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम, और फिर आपका यहाँ पे क्या होता है एक पेन इसके साथ में ऐसे अटैच होता है माय फ्रेंड्स। ऊपर आपका पेंडुलम हो गया, ऐसे स्ट्रिंग हो गई, यहाँ पे आपकी ये मैग्नेट्स हो गई और ऐसे ये अटैच होता है, और ये होता है आपका चार्ट पेपर। ठीक है, फिर यहाँ पे बताता है दी पेन रिकॉर्ड्स द सिस्मिक वेव ऑन अ पेपर विच मूव अंडर इट, बाय स्टडिंग दीज वेव्स साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ द अर्थक्वेक एज शोन इन द फिगर 15.14। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर कोज डिस्ट्रक्शन। और माय फ्रेंड्स फिर ऐसे कुछ यहाँ पे ग्राफ को ये बना देता है इस गोल गोल ड्रम के ऊपर, और फिर क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो कुछ ऐसा यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब माय फ्रेंड्स ये देखो यार, जहाँ पे आपका अर्थक्वेक मेरे ख्याल से आता है उस पॉइंट को हम यहाँ पे फोकस बोल देते हैं। उसके बाद जो जस्ट इसके ऊपर पॉइंट होता है हमारा अर्थ सरफेस पे, उसको हम यहाँ पे एपी सेंटर बोलते हैं माय फ्रेंड्स। और ये क्या है, आपकी अर्थ की सरफेस है। और माय फ्रेंड्स ये सिस्मिक जो आपकी वेव्स की बात कर रहे थे वो ये वाली वेव्स आपकी जा रही हैं, देखो। ठीक है, और माय फ्रेंड्स ये देखो आपकी वाइब्रेटिंग ऐसे भी जाती है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है
Like many other scales in science, Bell Richter scale is not linear. अब यहाँ पे जैसे आपके बहुत सारे स्केल्स होते हैं, तो जो आपका रिच्टर स्केल माय फ्रेंड्स होता है वो आपका लीनियर स्केल नहीं होता. दिस मीन्स दैट एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 डज नॉट हैव 1.5 times द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4. कि भाई अब मानो कि आपका कोई मतलब कि जो अर्थक्वेक आया उसका मैग्नीट्यूड 6 है, तो आपका ये लीनियर स्केल है नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका जो 4 होगा तो ये 4 जो अगर आपका 4 अर्थक्वेक आएगा तो ये इसका आधा होगा या फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन नहीं रहता. फिर बताता है इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 इन मैग्नीट्यूड मीन्स 1000 times मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी. कि भाई मानो कि अगर आपका यहाँ पे 4 से 2 बढ़ गया है ना, तो कि आपका क्या हो गया है, आपकी यहाँ पे 1000 मैं कह रहा हूँ 4 के ऊपर 2 बड़ा है, 4 से 6 हो गया, 2 माय फ्रेंड्स बड़ा है, तो यहाँ पे कितना होगा आपकी 1000 के करीब यहाँ पे माय फ्रेंड्स आपकी जो मतलब तबाही थी वो बढ़ जाएगी. फिर कहते हैं देयर फॉर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 हैज़ 1000 times डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देन अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 4. इसलिए माय फ्रेंड्स हम बोलते हैं कि भाई आपका जो 4 का अर्थक्वेक आया है और जो 6 का आया है 6 के में बहुत बहुत ज़्यादा होगा और 4 के में इससे कम रहेगा. फिर चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, कि भाई अगर अर्थक्वेक आता भी है तो आपको कैसे अपने आप को यहाँ पे बचाना चाहिए. फिर यहाँ पे कहते हैं वी नो दैट द अर्लियर पेजेस दैट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कि भाई हम पहले इस बात को जान चुके हैं कि भाई जो आपका अर्थक्वेक होता है हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसका अनुमान नहीं लगा सकते. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. People living in the seismic zones where the earthquake are most likely to occur have to be specially prepared. First of all, the building in these zones should be designed that they can withstand major tremors. मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल. माय फ्रेंड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो लोग सिस्मिक जोन के अंदर रहते हैं उनको इनसे बचने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे पहले से तैयारी रखनी चाहिए और बहुत अच्छी प्रिपरेशन अपनी रखनी चाहिए, और जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह वो बनवाते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनवाने चाहिए. फिर कहता है इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिमिलर सो दैट इट इज़ क्विक सेफ. और उसके बाद बताता है कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड द स्ट्रक्चरल इंजीनियर. और यहाँ पे जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं हमें जो आपके इंजीनियर होते हैं आर्किटेक्चर होते हैं उनसे बात करके बनानी चाहिए. फिर कहते हैं इन हाईली सिस्मिक एरिया द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग द हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल. कि भाई जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पे हमें हैवी चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए, और जैसे कि आपकी मिट्टी हो गई, लकड़ी हो गई, इनकी वजह से इनके हेल्प से अपने घर वगैरह को बनाने की कोशिश करनी चाहिए. फिर कहता है कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल इन केस द स्ट्रक्चर फॉल द डैमेज विल नॉट बी हैवी. और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो हमारी छतें हैं माय फ्रेंड्स वो भी ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से अगर भूकंप की वजह से वो अगर कभी गिर भी जाती हैं तो ज़्यादा नुकसान वो ना पहुँचाए. फिर कहते हैं इट इज़ बेटर इफ़ द कप बोर्ड एंड द शेल्फ्स आर फिक्स टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली. और अगर आप अपनी किसी दीवार के साथ में कोई स्लेब वगैरह या फिर कोई शेल्फ वगैरह वहाँ पे लगवाते हो तो आप इस बात का भी ध्यान रखो कि वो आपका ना गिर सके, उसको इतनी अच्छे से वहाँ पे अटैचमेंट कराओ. फिर कहते हैं बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोन, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स एटसेट्रा सो दैट इन द इवेंट ऑफ अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल. और अगर आप मानो कोई दीवार पे घड़ी लगाते हैं, कोई गीज़र लगवा रखा है आपने बाथरूम में, कोई हीटर लगवा रखा है दीवार पे, तो आप उसको इतने अच्छे से फिक्स कराओ कि अगर कोई भूकंप आ भी जाता है तो वो वहाँ से ना गिरे. फिर कहते हैं सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर. सब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बहुत बार भूकंप के बाद क्या होता है कि बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, तो आपके बिल्डिंग्स में फायर से लड़ने के लिए जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आप आग से बच पाएँ. फिर यहाँ पे आप सभी को आगे बताते हैं दिस सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप नो हाउ टू मेक अ क्वेक रेजिस्टेंस. माय फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की के अंदर, इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप कर ली है जो कि आपका क्वेक रेजिस्टेंस यहाँ पे करने में हमारी हेल्प करेगा हाउसेस का. और फिर बताते हैं इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज नॉट स्ट्राइक द टेक दी फ्लोइंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ. अगर मानो माय फ्रेंड्स अर्थक्वेक कभी नहीं आ रहा है और आ सकता है तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स को पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए. फिर यहाँ पे आप सभी को आगे बताते हैं इफ़ यू आर एट होम, कि अगर आप घर पे हैं तो क्या करेंगे. तो यहाँ पे कहते हैं टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर
टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आप किसी टेबल के अंदर छिप सकते हैं जब तक कि माय फ्रेंड सारा कुछ मतलब कि वहाँ पे जो आपकी ज़मीन हिल रही है वो हिलनी बंद ना कर दे। फिर यहाँ पे कहता है स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। और जो बड़े बड़े और हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए, जिससे कि यार वो कभी आपके ऊपर ना गिर पाएँ अगर अर्थक्वेक वहाँ पे आ रहा है तो। फिर बताता है इफ़ यू आर इन बेड डो नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिल्लो। अगर मानो माय फ्रेंड्स आप बेड के ऊपर लेटे हैं तो वहाँ से मत उठिए और जो आपका हेड है, आपका सिर है, उसको एक तकिए के नीचे आप छिपा लीजिए, जिससे कि भाई आपके ऊपर कोई चीज़ गिरती है तो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए। फिर आगे बताते हैं इफ़ यू आर एट आउटडोर, अगर मानो आप घर से बाहर हैं तो। फिर यहाँ पे बताते हैं फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स ट्रीज एंड द ओवरहेड पावर लाइंस ड्रॉप टू द ग्राउंड, कि भाई आप अपने आप को इतने खुले एरिया में लेके चले जाइए वहाँ पे कि जहाँ पे आसपास आपके कोई बिल्डिंग ना हो, कोई पेड़ ना हो, ताकि आपके ऊपर कुछ भी ना गिर पाए। फिर बताते हैं इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप। अब यहाँ पे अगर आप किसी कार या फिर किसी बस के अंदर हैं तो आप उससे बाहर मत निकलिए, जबकि ड्राइवर को बोलिए कि वो किसी ऐसी खुली जगह पे लेके जाए जहाँ पे वहाँ पे उनके ऊपर कुछ भी ना गिर पाए। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स ये कुछ हमने यहाँ पे जो आपके बड़े बड़े फिनोमिना होते हैं उनके बारे में स्टडी किया, उनसे हम कैसे बच सकते हैं ये कुछ जाना। और इसी के साथ में माय फ्रेंड्स हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और याद से माय फ्रेंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और माय फ्रेंड्स याद से इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे नॉलेज को गेन कर पाए। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।